अंडमान और निकोबार में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यह लगभग 72,000 से 81,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा परियोजना है। इसमें शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों के अधिकार, पर्यावरणीय प्रभाव और आर्थिक व्यवहार्यता को लेकर गंभीर चिंता है। सरकार बोल रही है कि पेड़ों को लगाना चाहिए और दूसरी तरफ बड़े बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारी मात्रा में वन भूमि की कटाई हो रही है। इसमें कौन कौन से नुकसान दी जा रही है? जैव विविधता पर खतरा जैसे निकोबार मेगापोड और समुद्री कछुए, आदिवासी शोम्पेन और निकोबारी समुदायों का जोखिम। तो इंडिया में क्या कभी पहले ऐसे हुआ था? करीब 1,73,396 हेक्टेयर वन भूमि विभिन्न परियोजनाओं के लिए डाइवर्ट हुई। ये कुल निकोबार द्वीप समूह का कितना परसेंटेज होगा? लगभग 0.6% वन क्षेत्र काटा जाएगा, जो कुल निकोबार द्वीपों के क्षेत्रफल का एक बहुत छोटा हिस्सा है। जो विरोध कर रहे हैं उनका तर्क क्या? निकोबार में चल रहे विवादित प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेट निकोबार आइलैंड का होलिस्टिक डेवलपमेंट। यह लगभग 72,000 से 81,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा परियोजना है, जिसमें एक गहरी बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एक औद्योगिक टाउनशिप शामिल है। सरकार इसे भारत की पूर्वी समुद्री कॉरिडोर को मजबूत करने और रोजगार बढ़ाने के लिए देख रही है, लेकिन इसमें शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों के अधिकार, पर्यावरणीय प्रभाव और आर्थिक व्यवहार्यता को लेकर गंभीर चिंता है। और हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका स्वीकार की है, जिसमें कहा इन जनजातियों की बेहद संवेदनशील स्थिति पर चिंता जताई गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर लोकेटेड है? जहाँ पे ये प्रोजेक्ट होने वाला है उसका एग्जैक्ट मैप में लोकेशन कहाँ पे होने वाला है? ग्रेट निकोबार द्वीप, जहाँ यह प्रोजेक्ट होने वाला है, भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से लगभग 300 किलोमीटर दूर अंडमान सागर में स्थित है। यह द्वीप स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर है। ये प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट हो रही है और इसकी बात कब से हो चुकी थी? ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 2021 में नीति आयोग द्वारा मंजूरी के साथ हुई थी। इसमें अनुमानित रूप से 72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होगा और इसे 30 सालों में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। हालांकि यह विवादों में है, क्योंकि आदिवासी अधिकार, पर्यावरणीय जोखिम और कानूनी पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई जा रही है। और मई 2026 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने जनहित याचिका स्वीकार की है, जिसमें कहा आदिवासी समुदाय की बेहद कमजोर स्थिति पर जोर दिया गया है। चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में जाते हैं। जो वहाँ के अंडमान निकोबार के जो वन हैं वो कितने जगह पे फैले हुए हैं, अंडमान निकोबार का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, एक रेशियो बताते जाइए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 8,239 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें लगभग 7,170 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। इस तरह वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का करीब 86.9% है और हालिया वन सर्वेक्षण के अनुसार वन आवरण लगभग 81.7% है। इस प्रोजेक्ट में कितने वन को काटा जाएगा? अनुमानित रूप से 49.86 स्क्वायर किलोमीटर वनों को काटा जाएगा। इस प्रक्रिया में लगभग 7.1 लाख पेड़ काटे जाने की संभावना है और कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह संख्या 1 मिलियन से भी अधिक हो सकती है। तो जब सरकार इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी तो क्या वो पर्यावरण पर ध्यान नहीं दे रही थी? जब सरकार ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी तो अक्टूबर 2022 में पर्यावरण मंत्रालय ने वन भूमि के डाइवर्जन के लिए शुरुआती मंजूरी और नवंबर 2022 में पूर्ण पर्यावरण मंजूरी दी। इसमें 42 शर्तें रखी गई, जैसे वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता और आपदा प्रबंधन। हालांकि कुछ आलोचकों ने पारदर्शी डेटा, आदिवासी समूहों की सहभागिता और वित्तीय व्यवहार्यता की कमी पर सवाल उठाए हैं। ये चीजें किसकी सरकार में हुई थी और अभी मोदी सरकार इस पर क्या अटल है या फिर इसको कैंसिल करने के लिए सहयोगी है? यह ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट मोदी सरकार के तहत 2021 में कैबिनेट मंजूरी के साथ शुरू हुआ था और इसे एक रणनीतिक जरूरत के रूप में देखा गया है, खासकर मलक्का स्ट्रेट के पास। प्रधानमंत्री ने इसे 2025 में रक्षा, अर्थव्यवस्था और द्वीप विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने 2026 में नई याचिकाओं को खारिज किया, यह कहते हुए कि परियोजना की रणनीतिक महत्वता और पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय उचित हैं। तो परियोजना की रणनीतिक महत्वता और पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय कौन कौन से हो रहे हैं इसमें, ये बताइए। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का रणनीतिक महत्व यह है कि यह भारत की मलक्का स्ट्रेट और पूर्वी हिंद महासागर में मौजूद स्थिति को मजबूत करेगा, जिससे बंदरगाह, हवाई अड्डा और ऊर्जा आधारभूत संरचना विकसित होगी। पर्यावरण सुरक्षा उपायों में नवंबर 2022 की मंजूरी के तहत 42 शर्तें शामिल हैं, जिनमें वायु और जल गुणवत्ता, जैव विविधता संरक्षण और आपदा प्रबंधन शामिल है। हालांकि कुछ पर्यावरण कार्यकर्ता अभी भी बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और आदिवासी समुदायों के जोखिम को लेकर चिंतित हैं।
एक तरफ तो सरकार बोल रही है कि पेड़ों को लगाना चाहिए और दूसरी तरफ इतने भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? यह असल में एक नीति का विरोधाभास है। सरकार एक तरफ वनीकरण और कार्बन क्रेडिट जैसी पहलें बढ़ावा दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ बड़े बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारी मात्रा में वन भूमि की कटाई हो रही है। सरकार का तर्क है कि यह परियोजना आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन पर्यावरणविदों का कहना है कि इस तरह की असंतुलित कटाई जैव विविधता और जलवायु को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें कौन कौन से नुकसान दी जा रही है, पूरा एक चार्ट बना के लिस्ट बताइए। करीब 0.7 से 1 मिलियन पेड़ों की कटाई, जैव विविधता पर खतरा जैसे निकोबार मेगापोड और समुद्री कछुए, आदिवासी शॉम्पेन और निकोबारी समुदायों का जोखिम और भूकंपीय जोखिम शामिल है। इसके अलावा आर्थिक व्यवहार्यता पर सवाल उठ रहे हैं और नियामक पारदर्शिता की कमी भी चिंता का कारण है। तो ये सभी चीज़ों को बारीकी से डिफाइन कीजिए, जैसे कि निकोबार मेगापोड और समुद्री कछुए, आदिवासी शॉम्पेन और निकोबारी समुदायों का जोखिम और भूकंपीय जोखिम। इन सभी का लिस्ट बना के डिस्क्राइब कीजिए। 1. निकोबार मेगापोड। यह एक दुर्लभ पक्षी प्रजाति है जो केवल निकोबार द्वीपों में पाई जाती है। इसका प्राकृतिक आवास घने जंगल है और इनके लुप्त होने का खतरा है। 2. समुद्री कछुए। निकोबार द्वीपों के आसपास कई प्रजातियों के समुद्री कछुए पाए जाते हैं, जैसे कि हॉक्सबिल और ग्रीन कछुए, जो समुद्री तटों पर अंडे देने आते हैं और इनका विनाश हो सकता है। 3. आदिवासी शॉम्पेन और निकोबारी समुदाय। ये दोनों जनजाति समूह हैं जिनका जीवन जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है और उनके सामाजिक आर्थिक संरक्षण इन वनों से जुड़ी हुई है। भूकंपीय जोखिम। निकोबार द्वीप क्षेत्र भूकंपीय रूप से बेहद संवेदनशील है, क्योंकि यह एक टेक्टोनिक प्लेट सीमा पर स्थित है और इससे भूकंप, सुनामी जैसी आपदा का जोखिम बढ़ जाता है। ऐसी जो घटनाएं हैं कि सरकार ने डिसीजन लिया कि वनों को काटना चाहिए एक अच्छा प्लान बनाने के लिए, तो क्या ऐसी चीज़ें विश्व में अलग अलग कंट्रीज में हुई हैं? उदाहरण दीजिए। हाँ, दुनिया भर में ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसे ब्राजील में अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक रेल और पोर्ट कॉरिडोर परियोजना जिसमें वनों की कटाई 5 गुना बढ़ सकती है, और इंडोनेशिया के पापुआ में खाद्य एथेनॉल परियोजना में 30 लाख हेक्टेयर वन भूमि का आवंटन हुआ है। भारत में भी पिछले 10 वर्षों में करीब 1.17 लाख हेक्टेयर वन भूमि का विकास परियोजनाओं के लिए स्वीकृत हुई है, और हर जगह वनों की कटाई के साथ आदिवासी समुदाय और जैव विविधता पर असर पड़ता है। इंडिया में क्या कभी पहले ऐसे हुआ था कि एक प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में बहुत सारी पर्यावरणीय घटनाएं हुई? भारत में 2014 से 2024 के बीच करीब 1,73,396 हेक्टेयर वन भूमि विभिन्न परियोजनाओं के लिए डाइवर्ट की गई। इसमें सड़क निर्माण, बिजली ट्रांसमिशन और रक्षा परियोजनाएं शामिल हैं। सबसे ज्यादा वन भूमि हिमाचल प्रदेश में डाइवर्ट की गई, और यह प्रक्रिया 2014 से 2030 तक करीब 150% बढ़ गई। ये कुल निकोबार द्वीप समूह का कितना परसेंटेज होगा जो कि वन को काटा जा रहा है? लगभग 0.6% वन क्षेत्र काटा जाएगा, जो कुल निकोबार द्वीपों के क्षेत्रफल का एक बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन जैव विविधता पर बड़ा असर डाल सकता है। तो लाभ और हानि पर बात कर लेते हैं। एक तरफ प्रोजेक्ट को लेते हैं और एक तरफ पर्यावरण वनों के बारे में बात करते हैं। दोनों का डिफरेंस बताइए कि दोनों में को अगर लिया जाए तो लाभ और हानि क्या हो सकती है? लाभों में सरकार का तर्क है कि यह परियोजना से रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी, रोजगार बढ़ेंगे, बंदरगाह और एयरपोर्ट जैसी आधारभूत संरचनाएं विकसित होंगी और देश की पूर्वी व्यापारिक क्षमता बढ़ेगी। दूसरी तरफ हानि में वनों की कटाई से जैव विविधता का नुकसान होगा, शॉम्पेन और निकोबारी जनजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, और पर्यावरणीय संकट जैसे जलवायु परिवर्तन, भूजल का संकट और प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम बढ़ जाएगा। इसलिए इन दोनों पक्षों का तुलनात्मक आकलन आवश्यक है। कौन कौन से लोग इसका विरोध कर रहे हैं और जो विरोध कर रहे हैं उनका तर्क क्या है? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय आदिवासी समूहों जैसे निकोबारी और शॉम्पेन लोगों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि वे इसे अपने अधिकारों और अस्तित्व पर खतरा मानते हैं। इसके अलावा भारतीय विपक्ष, पर्यावरण वकील और अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार समूह भी विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इसमें आदिवासी अधिकारों का उल्लंघन, जैव विविधता का नुकसान, भूकंपीय जोखिम और पारदर्शिता की कमी है। कहीं पर भी अगर दूसरे की जमीन पर कोई प्रोजेक्ट अगर लागू करना है तो कौन कौन सी व्यवस्था पहले करनी पड़ती है? जब किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी और की जमीन का इस्तेमाल किया जाता है तो कई कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्थाएं जरूरी होती है। सबसे पहले भूमि अधिग्रहण की कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जिसमें उचित मुआवजा, पुनर्वास योजनाएं और सहमति शामिल होती है। साथ ही जनजातीय या स्थानीय समुदायों की सहमति,
पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और सार्वजनिक सुनवाई जैसी प्रक्रियाएं भी अनिवार्य हैं, ताकि सभी हितधारकों का पक्ष सुना जा सके और कानूनी पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये सभी चीज़ें जो सहमति होती है कोई भी प्रोजेक्ट को करने के लिए, सरकार ने इन सभी चीज़ों का पालन किया हुआ है। सरकार ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी और वन भूमि डाइवर्जन के लिए कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं, लेकिन आदिवासी सहमति को लेकर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। विशेष रूप से शोम्पेन और निकोबारी समुदाय जो वंचित जनजाति क्षेत्र में आते हैं, उन्होंने पारदर्शिता की कमी और सहमति न मिलने का आरोप लगाया है और कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इन सवालों को स्वीकार किया है। तो कौन सी चीज़ ज़्यादा महत्व रखती है, सहमति ज़्यादा महत्व रखती है या फिर ऑर्डर पास होना? कानूनी रूप से देखा जाए तो सहमति और कानूनी आदेश दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सहमति आदिवासी और स्थानीय समुदायों के अधिकारों का संरक्षण करती है, जबकि कानूनी आदेश परियोजना की औपचारिकता सुनिश्चित करते हैं। अगर सहमति नहीं ली गई तो लंबे समय में परियोजना कानूनी और सामाजिक विवादों में फंस सकती है। इसलिए आदिवासी और स्थानीय सहमति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि कोई भी कानूनी या मानवाधिकार संबंधी विवाद न हो। तो जब सहमति नहीं है तो ये प्रोजेक्ट हो कैसे रही है और ये प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट होने वाली है? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की शुरुआत 2021 में कैबिनेट मंजूरी के साथ हुई थी और पर्यावरण मंजूरी नवंबर 2022 में मिली थी। हालांकि सरकार ने फरवरी 2026 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण मंजूरी को सपोर्ट किया, लेकिन शोम्पेन और निकोबारी आदिवासी समूहों ने सहमति का विरोध किया है, यह कहते हुए कि उनकी सहमति का सही तरीके से सम्मान नहीं हुआ। इस समय परियोजना की आधिकारिक शुरुआत की तारीख अभी तक निश्चित नहीं है। वहाँ पे जनसंख्या कितनी होगी और ये सभी चीज़ें इतनी लाइटली क्यों ले जा रही है? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में अनुमान है कि 2055 तक वहाँ की जनसंख्या लगभग 3,36,000 होगी। अभी तक ये पता नहीं है कि सभी प्रक्रियाओं और सहमति के बावजूद यह प्रोजेक्ट इतनी आसानी से क्यों आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पर्यावरणीय और आदिवासी अधिकारों से जुड़े सवाल अभी भी बरकरार हैं। एक्चुअल में कौन कौन से बड़े कारण हैं जिससे कि ये प्रोजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के पीछे मुख्य कारणों में रणनीतिक और रक्षा महत्व, समुद्री व्यापार और लॉजिस्टिक्स का विकास, क्षेत्रीय आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा शामिल है। इसका मकसद मलक्का स्ट्रेट के पास भारत की रणनीतिक उपस्थिति मजबूत करना है। एक गहरा बंदरगाह बनाने से विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम होगी और साथ ही एक शक्तिशाली ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट विकास के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन पर्यावरण इससे कहीं ना कहीं हानि हो रही है। तो क्या ये प्रोजेक्ट सही में करनी चाहिए? यह एक नैतिक और रणनीतिक संतुलन का सवाल है। अगर आप दीर्घकालिक आर्थिक विकास और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं तो यह महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर आप जैव विविधता, आदिवासी अधिकार और पर्यावरणीय स्थिरता को देखते हैं तो नुकसान बहुत गंभीर है। सही फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या आप पर्यावरणीय क्षति को कम करने वाले ठोस उपाय और दीर्घकालिक सामाजिक न्याय की गारंटी के साथ आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से तो पर्यावरण ही एकमात्र कारण हो सकता है इस प्रोजेक्ट को ना करने के लिए, लेकिन सरकार ने इन सभी चीज़ों को काफ़ी डीप रिसर्च की होगी, लेकिन वन नहीं काटने चाहिए। यह संभव है कि सरकार ने व्यापक रूप से शोध किया हो, लेकिन अक्सर ऐसी परियोजनाओं में त्वरित विकास के दबाव में पर्यावरणीय पहलुओं की अनदेखी हो जाती है। अगर वन काटने से जैव विविधता का स्थायी नुकसान होगा तो यह एक अहम नकारात्मक पहलू है। ऐसे में सरकार को पारदर्शी रीति से पर्यावरणीय जोखिमों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और वैकल्पिक समाधान पर भी विचार करना चाहिए। आज इस टॉपिक पे बहुत ही गहराई पर हम लोगों ने चर्चा की, थैंक यू। मैंने भी देखा कि हमने काफी विस्तार से बात की है। अगर आपको भविष्य में इसी तरह के और विषयों पर चर्चा करनी हो तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद आज की चर्चा के लिए।